विजय प्रकाश सर को। सर आप आए और हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरणीय राणा साहब, प्रमोद जी, मिथिला जी, पूनम जी और इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं भावी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभी जब वर्ष भर इन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों को ले गई और यहाँ से कहाँ वो अमृतसर तक ले गई, अमृतसर के आगे भी उन्होंने बॉर्डर तक पहुंचा दिया सर। यह एक बहुत ही अच्छी चीज है और वास्तव में मैं समझता हूँ महाविद्यालय के लिए इससे अच्छी उपलब्धि नहीं हो सकती है खेल में, जो उन्होंने 8 वर्षों में एक बेस बनाया है। मैं उन्हें विशेषकर से आज बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है। और खेल में देखिए, पढ़ाई के रूप में संगठन तो एक व्यवस्थित है और खेल के लिए कोई मापदंड नहीं है, लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि यह एक असीमित मापदंड वाला चीज है। इसमें भी आप असीमित काम कर सकते हैं। और अभी ये बोल रहे थे चंद्रकांत कह रहे थे कि ये सुबह से शाम तक खेल की सोचती रहती है। मुझे लगता है सपने में भी इससे खेल ही सोचते हैं, इनको खेल के अलावा कुछ नहीं सोचता है। मैं इसको 10 बजे रात को भी देखा हूँ खेल के बारे में, उनकी प्रतियोगिताओं के बारे में, उनके शिफ्ट के बारे में बात करना, और मैं उसमें भी रहना। ऐसे ही शिक्षकों की हमें आवश्यकता भी है जो इस तरह से समर्पित कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये खेल आयोजित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देखिए, बहुत अच्छी बात सब कह के चला गया। आज तो आपको पारितोषिक देने का दिन है। सभी को मैं बधाई देता हूँ। सबसे पहले जो लोग विजयी हुए हैं, और जो लोग नहीं भी विजयी हुए हैं तो कोई बात नहीं है, मतलब ये एक चेन है। मैं समझता हूँ कि खेल का जब मैं आज खोज रहा था, मैं सोच रहा था कि वास्तव में बच्चे स्कूल से भागते हैं, खेल से क्यों नहीं भागते हैं? ये कभी सोचना चाहिए हम लोगों को। मैं स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग में जब देखता था कि कुछ बच्चे नहीं आते हैं या ड्रॉप आउट, में जब इसमें भी था तो ड्रॉप आउट की समस्याओं पर चर्चा होती थी, तो होता था कि वास्तव में ये जो भागता है स्कूल से करता क्या है? तो बताया सब तो ये खेलने जाता है। तो मैंने खेल से क्यों नहीं भागता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो कि हमें प्रेरित करती है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती? ये मैं समझता हूँ शायद समझने की जरूरत है। और उसी समय मैं ये सोचने लगा, मतलब ये मेरी सोच थी, मेरी समझ थी, आप लोग शेयर कीजिएगा या नहीं मैं नहीं जानता, कि क्यों नहीं हम लोग खेल ही के साथ पढ़ाई को जोड़ते। अगर हम खेल के साथ पढ़ाई को जोड़ दिए होते तो हमारे यहाँ से भी ना भागता। क्या खेलता है? ताश खेलता है जाकर, तो ताश को स्कूल में खिलवाइए। गोली खेलता है, गोली को खिलवाइए। गुल्ली डंडा खेलता है, गुल्ली डंडा को स्कूल में खिलवाइए, स्कूल से ना भागेगा। यही काम ही कर रहे हैं, सभी खेल खिलवा रहे हैं आपको। चेस भी, अभी पिट्टो भी सर शामिल हो गया यूनिवर्सिटी में। अब देखिए धप्पो पिट्टो, उसको कहते थे धप्पो पिट्टो, नाम है उसका असली नाम है, देसी गेम धप्पो पिट्टो। ये जितने खेल हैं गांव में जो बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, थोड़ी शांति। जितने खेल हैं गांव के, ग्रामीण खेल जितने होते हैं, उसको आपको एज ए टीचर उसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको उसमें बहुत बड़ा शिक्षण मिलेगा। पता नहीं किसने डिजाइन किया है सब। थप्पो पिट्टो में कंसंट्रेशन भी है, उसमें भागने का भी अटेंशन भी है, और फिर उसमें आपको रेस का भी है। आप भागिएगा नहीं तो आपके पीछे मारेगा, आपके पीठ पर मारेगा, बहुत जोर से मारेगा तो आप ये भी हो जाएगा, जो भी रहेगा। लेकिन ये जितने भी खेल बने, एक खेल होता था अत्ती पत्ती, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं कितने लोग खेले हैं उसको, अत्ती पत्ती।
कहते थे अत्ती पत्ती कपास की पत्ती, या मतलब सेमल की पत्ती। अब सेमल की पत्ती आपको जहाँ भी है वहां से ढूंढ के लाना पड़ता था। अभी उसका राष्ट्रीय लेवल पे होता है सर, अत्या पत्ता होता है, हाँ होता है सर। देखिए। वो भी टीम कोशिश करेंगे ले जाने। तो बिल्कुल बिल्कुल खिलवाइए। और मैं समझता हूँ, मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। टीचर अगर बनना है, अच्छा टीचर अगर बनना है, तो ये खेल जो है तो अप्रतिम रिसोर्स हैं। जो ग्रामीण खेल है, ग्रामीण खेल में क्या होता था कि हाथ उठा करके इस तरह से उठा करता था, क्या गुल्ली, हाँ कौन गोटी, हाँ गोटी 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 कहते हैं या कुछ कहते हैं। देखिए वो कंसंट्रेशन का और बैलेंसिंग का बहुत सा गेम है। पता नहीं क्यों क्यों हम लोग छोड़ दिए हैं। बाजार बाजार में खेलता था बच्चा सब। मैं बड़े इसका लिस्ट बनाइए, मैं समझाएंगे पढ़ाने के लिए। उसी को पढ़ा दीजिए तो आपकी सारी पढ़ाई हो जाएगी। एक खेल मुझे याद है जो एक ध्यान से आपको, आप लोग को जो हम लोग पढ़ते जो हैं वो पढ़ते हैं कुछ स्किल्स के आधार पर या कॉम्पिटेंसी के आधार पर। आप सभी कॉम्पिटेंसी की लिस्टिंग कर लीजिए और लिस्टिंग करके देखिए कि किसके लिए कौन सा खेल बनाया गया है। तो एक खेल होता था जिसमें एक आदमी ब्लाइंड बन जाता था और उसको दूसरा आदमी वहां से आता था, माथा पर इस तरह मारता था आपको, और उसके बाद फिर वो चला जाता था। अब दो उसमें आपको जा करके पकड़ना पड़ता था किस आदमी ने मारा है। दो ही हिंट है आपके पास, जो मारा है उसका जो टच है वो आप पहचान सकते हैं, और जो गया है वो कहाँ जा करके बैठा है उसको आपको ध्यान से अगर उसको रीड कर पाइए तो आप सही आदमी को पकड़ लीजिएगा। 5-6 आदमी बैठा रहता था, बहुत अच्छा खेलता। कोई पता नहीं क्या नाम मैं भूल गया हूँ, आंख बिचौनी या कुछ गेम का नाम था उसका। रुमाल चोर भी यही है। रुमाल चोर तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट है, रुमाल चोर में भी मॉडल से ही है, लेकिन ये सारे खेल किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इसी का एक दूसरा रूप मैं चाहूंगा, वो आप लोग स्टडी कर लीजिए। लैंग्वेज कैसे सिखाता है लोगों ने खेल के माध्यम से। रुमाल चोर की चर्चा हुई, रुमाल चोर भी लैंग्वेज सिखाने का एक बहुत अच्छा, जो छोटे छोटे जो ये बनते थे, कौन एक आजकल भी खेलता है बच्चा सब, जिसमें कहता है 1 2 स्काई ब्लू ऑल आउट बट यू, समथिंग लाइक दैट। ये जिंगल नहीं है, मतलब ये छोटे छोटे राइम्स हैं, छोटे छोटे ये हैं, और ये अद्भुत। मैं समझता हूँ इस पर आपको बच्चों को ज्यादा सिखाने की जरूरत है। पूरा हमने जो भाषा सीखी है, चल कबड्डी आ रहा, हाँ चल कबड्डी आ रहा, सुल्तान, आप कभी सोचे हैं कि सुल्तान गोटी क्यों मारा? ये जरूर सोचना चाहिए। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुंवर सिंह के समय का की चीज है। आरा जाओ चल कबड्डी आ रहा सुल्तान, इस पर हम लोगों ने पूरा एक नया साहित्य बनाया जिससे आप कबड्डी खेल सकें, और वो आज के वैल्यूज पर है। ये पुराने वैल्यूज न तो सुल्तान होगा, ना राजा होगा, ना रानी होगी कि आप मारिएगा। ये जैसा ध्यान से देख करके भाषाओं को सीखने का जो तरीका है, जो आदमी नहीं भी स्कूल गया वो तो बोल रहा है, आखिर कैसे बोल रहा है? कोई स्कूल नहीं गया है, उसको किसी ने अल्फाबेट नहीं सिखाया है, लेकिन तब भी बोल रहा है, तब भी लिख रहा है, और तब भी सब काम कर रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है। मैंने करीब 700 इस तरह के राइम्स कलेक्ट किए थे, एक बार मेरे पास होगा भी, जो कि दुनिया में अंग्रेजी सिखाने के काम में आता है। जैसे हिंदी में भी हम लोग सिखाते हैं, वो कौन खाजा वाला गेम खिलाते थे, जिसमें तरबूज खाजा और कौन ये बहुत सारे, मुझको उतना मैं भूल जाता हूँ पुराने राइम्स, लेकिन ये राइम्स जो है ओरिजिनल राइम्स, फोक राइम्स, काटो रे तर खाजा, हाँ काटो रे तर खाजा, और तार काटू तरकुट काटू काटो रे, और उसके ऊपर कौन सी नाचे तो ये बात देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको, मैं यही आपसे अपील करना चाहूँगा सभी शिक्षकों से, अगर इस विद्यालय से एक महत्वपूर्ण चीज सीख के जाइए तो ये जरूर सीख करके जाइए कि खेल को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं लर्निंग के साथ। आप अद्भुत, लोग भाग करके लूडो खेलते हैं, लोग भाग करके स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, पता नहीं कितना लूडो सबसे ज्यादा कमाने वाले लोगों में लूडो वाला है, जो आजकल इसमें आ गया है ऑनलाइन वाले में, वो भी
लूडो किंग कहता है। हाँ, ये बच्चे भाग करके ताश खेलते हैं, तो मैं सोचा क्यों नहीं ताश को ही हम लोग स्कूल में ले आए। ताश अद्भुत खेल है। ब्रिज जो खेल होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, इसलिए पढ़ाई जाती है, उस स्ट्रेस सीखने का उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। ये चेस को जो आदमी चेस बढ़िया से खेलेगा वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग और ये स्ट्रेस को झेलने की ताकत अगर देता है तो कोई चेस जैसा खेल लेता है। ये मैं समझता हूँ कि इस बात को जरूर आप अपने गांठ में बांध कर ले जाइए कि जो हमको जितने भी खेल हैं दुनिया के, वो सभी खेल चूंकि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वो बहुत ही जरूरी है हमारे शिक्षण पद्धति में जोड़ने के लिए। अगर जोड़ सकिए तो बच्चे कभी नहीं भागेंगे, उनकी लर्निंग भी ज़्यादा मैच्योर और परफेक्ट होगी। जीवन के वैल्यूज आप सीख सकते। अभी कोई कह रहा था, अभी मतलब मैं समझता हूँ चंद्रकांत बोल रहे थे कि ये जो हम या तो हारते हैं या क्या कहते हैं, सीखते हैं, जीतते हैं या सीखते हैं, ये खेल से ही आता है। ये माइंड का डिसिप्लिन, नहीं तो जो आदमी खेल नहीं खेला है वो अगर परीक्षा में फेल कर जाए जाके सुसाइड कर लेता है। लेकिन जो खेले हुए होगा वो जानेगा कि जिंदगी ही ये खेल है, और ये खेल आपको हमेशा खेलते रहना, रोज हारना है, रोज जीतना है। एक किताब पता नहीं आप लोग पढ़ें कि नहीं पढ़ें, आप लोग सभी जरूर पढ़ लीजिए उस किताब का नाम है गेम्स पीपुल प्ले या गेम्स वी प्ले, कुछ होगा। तो इसका एरिक बर्न की किताब है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पर एक किताब है। साइकोलॉजी की कोई है ना? साइकोलॉजी कोई नहीं है, नहीं, एरिक बर्न की किताब, एरिक बर्न की किताब है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पर, गेम्स पीपुल प्ले या कुछ इस टाइप का नाम। तो बहुत ही अद्भुत किताब है। वो कहता क्या है कि आप अगर बात कर रहे हैं तो ये भी गेम खेल रहे हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस की चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ वो भी पढ़ाई होनी चाहिए, कभी किसी रोज इस चीज़ पर भी लेक्चर होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस के इस चीज़ का। इससे आप पकड़ पाइएगा जिंदगी में। हम अभी भी खेल खेल रहे हैं, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझको कुछ बोल रहे हैं, ये दोनों एक खेल चल रहा है। यही वो कहता है कि जिंदगी में हस्बैंड वाइफ को बोलता है, वाइफ हस्बैंड को बोलती है, खेल चलता है। टीचर टॉट को बोलता है, टॉट टीचर को बोलता है, स्टूडेंट बोलता है, ये भी एक खेल है। और ये डिफरेंट लेयर्स पर होता है। मैं अभी उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये IAS एकेडमी में पढ़ाई होती है। क्योंकि जब तक आपको अभी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्कूल में, कॉलेज में, कैसे हैंडल करें लोगों का, दो झगड़ा कर दिया दो आदमी, आप अगर ये जान जाइएगा ट्रांजैक्शन एनालिसिस के इस टेक्निक को, तो आपको मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे बोला जाए, कैसे संवाद किया जाए, ये सभी खेल में आपको उस खेल को समझ जाइएगा जो गेम्स पीपुल प्ले में बताता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस का। साइकोलॉजी की रजनी नहीं आई है क्या? रजनी नहीं दिख रही। ये वो लोग पढ़ती होंगी जो अगर साइकोलॉजी वाली हैं, वो पढ़ती हैं, या जो मैनेजमेंट पढ़े होंगे वो लोग पढ़े होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये पूरे जीवन को एक खेल के रूप में ही प्रदर्शित किया गया है। तो मेरा कहना यह है कि आप ध्यान से देखिएगा, खेल का ये स्पोर्ट्स वाला जो कंपटीशन वाला है वो एक अलग है, लेकिन जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आपको खेल मिलेगा। और जो चीज आप खेल में सिखा दीजिएगा वही चीज अस्थायी रह जाए। माँ के साथ बैठा हुआ बच्चा खाना खाने के लिए भी माँ को खेल खेलना पड़ता है, और खाना बनाना सिखाने के लिए भी खेल करना पड़ता है। अब बच्चा उसको जब वो खेल में सीखता है तभी उसको अस्थायी रहता है। उसको कहेगा कि इसको काटो या आलू को प्याज से अलग करो, तो वो उसको खेले समझता है, तो आलू इधर रखेगा, प्याज इधर रखेगा, और वो सीख जाएगा। इस अब ले लीजिए, मैं आप कभी इनसे लेक्चर सुन लीजिएगा ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस पर, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट हैं इसी के। तीनों लेयर के का इंटरेक्शन जो है वो सुन लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग खेल में देखें। दूसरी बात मैं चाहता हूँ, इस बात को समझिए कि ये स्पोर्ट्स ही नहीं, मतलब मैंने इसको एक आपको कैनवास दिया। आप जब कॉलेज स्कूल में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइएगा,
अपने जितने भी टीचिंग स्टाइल हैं, जो स्पोर्ट्स है, जो कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं, वो जरूर कराइए, लेकिन उसके अलावा ये जो गेम का जो ब्रॉडर डायमेंशन मैं कर रहा हूँ उसको भी ट्राई करके देखिए। आप सबसे अधिक पॉपुलर लोग होइएगा। जितनी एक्टिविटी बनती है, अच्छी एक्टिविटी बनती है। आजकल ये भरा हुआ है व्हाट्सएप, जो यूनिवर्सिटी है उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ हो गया है ये गेम्स, जो इसके जो एकेडमिक गेम्स हैं, मैं एकेडमिक गेम्स कहता हूँ। सभी चीज़ को सिखाने के लिए अद्भुत टीचर्स कर रहे हैं शेयर, और मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ा आधार बन रहा है लोगों के नॉलेज बेस का। तो आप जरूर इसको ट्राई करें, सीखें और इसको अडॉप्ट करने का प्रयास करें। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह के युग में हम हैं, बहुत ही नए गेम्स आ रहे हैं। एक तो नया गेम्स, एक सेट ऑफ नया गेम्स आ गया है, कंप्यूटर गेम्स, वीडियो गेम्स। इसके बारे में मैं थोड़ी बात आपको कहना चाहूँगा। अभी एक स्टडी हुआ है, 2 स्टडी हुआ है। मैं जानबूझ करके स्टडी की बात करता हूँ क्योंकि आप लोग एकेडमिक आदमी हैं, स्टडीज पर भरोसा ज़्यादा रहता है। एक अमेरिका में स्टडी हुआ था और 1958 से लेकर के, और मुझे लगता है कि 2007-8 तक का हुआ था, करीब 50 साल का स्टडी है, 40-50 साल का। उन्होंने बच्चों पर स्टडी किया और एक टॉलरेंस टेस्ट होता है साइकोलॉजी का, टॉलरेंस टेस्ट उन्होंने किया। और उन्होंने क्या पाया तो बताता हूँ। उन्होंने पाया क्या कि प्रत्येक जनरेशन में इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, एटलीस्ट 10% इंटेलिजेंस जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ता चला जा रहा है। क्रिएटिविटी का जहां तक सवाल है वो 1990 तक बढ़ा, उसके बाद घटने लगा है। ये अमेरिकन कम्युनिटी का स्टडी था। इसी को उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी क्राइसिस हो रही है। आज जो अमेरिका में आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी क्राइसिस काम कर रहा है। और इसीलिए अमेरिकन लोग ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं, तो उनको इंडिया से बोरो करना पड़ता है। इंडिया से जब बोरो करके वहां जाते हैं लोग, तो फिर समस्या हो रही है कि व्हाइट लोग क्या करेगा, ये तो ब्लैक सब पहुंच गए। तो अभी जो संघर्ष वहां चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी क्राइसिस काम कर रहा है। तो ये बात समझिएगा, इसके पॉलिटिक्स को के डायमेंशन को अभी मैं और ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्रिएटिविटी बढ़ता है हमारे इसी गेम्स के चलते, किताब में पढ़ने से कम। और ये जो चाहे वो एकेडमिक गेम्स हो, चाहे इंटेलेक्चुअल गेम हो, या बाहर का गेम हम लोग खेलते हो, इससे ज़्यादा होता है। बात करने से भी ज़्यादा होता है। कन्वर्सेशनल गेम्स भी बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग बातों में होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसा इसी का एक और स्टडी अभी हुआ है 2 साल पहले, ये हुआ है डेनमार्क में। उसने क्या कहा है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपकी चर्चा की थी। मैं एक चीज बताना भूल गया। 91 के बाद से, जो 90 के बाद से जो घटा है, उसके पीछे लोग कारण बता रहे थे कि बच्चे टीवी ज्यादा देखने लगे और पैसिव गेम खेलने लगे। फुटबॉल क्रिकेट हो रहा है तो